पर ही नहीं, जो भी बात करना चाहे मैडम, जहां का जो भी कभी लगता है और बेहतर क्या हो सकता है हमारे जिले के सभी बच्चों के लिए, केवल थीम ही तू नहीं अभी तो पूरे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहीं से भी कुछ भी बात कर सकती है। स्वागत। धन्यवाद सर, आप सभी का पुनः राष्ट्रीय बाल विज्ञान के ये जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में मार्गदर्शक शिक्षकों का और बाल वैज्ञानिकों का स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीएससी या राष्ट्रीय बाल विज्ञान, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में जानकारी अभी नायक सर और सुशील पटेल सर के द्वारा दिया गया है, तो लगभग बहुत सारी जानकारी मिल गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एनसीएससी जैसे कि बताया कि 2002 से, तो ये 1993 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रसार के द्वारा संचालित है और हमारे चूंकि छत्तीसगढ़ में 2002 से प्रारंभ हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी बच्चे जान रहे हैं कि 10 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाना है। तो हम मार्गदर्शक शिक्षकों को करना क्या है, चूंकि यहाँ मार्गदर्शक शिक्षकों की भी कार्यशाला है, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, तो हमारी ड्यूटी है हमको हमारे बच्चों में वैज्ञानिक चेतना को झकझोरना है। ये शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ कि एक बार हम उनको विज्ञान की दिशा में मोड़ दें, वैज्ञानिक चेतना को झकझोरना है, तो निश्चित ही बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन के आएगा। और प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखना है कि जो कार्य करने का तरीका है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। और यदि बच्चे वैज्ञानिक तरीके से कार्य करते हैं तो बहुत सारी बातें स्वतः सीखते जाते हैं, क्योंकि विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ही है। तो अगर वैज्ञानिक विधि से कार्य कर रहे हैं तो वो अवलोकन करना सीखेंगे, प्रयोग करना सीखेंगे, डाटा का संग्रहण करना, एकत्रित डाटे का विश्लेषण करना और विश्लेषण करने के पश्चात किसी परिणाम तक पहुंचना, ये सारी खूबियां उन बच्चों में आते जाती है, स्वतः आती है। साथ ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान के परियोजना का एक उद्देश्य होता है कि ये परियोजनाएं न ही केवल सर्वे पर आधारित है और न ही कोई लेख निबंध या विवेचना है और न ही कोई वर्किंग मॉडल है, कोई क्रियाशील मॉडल हमको नहीं बनाना। तो है क्या, ये प्रश्नों को हल करते हुए सीखने की विधि है। बच्चे स्वतः ही उनके दिमाग में जो प्रश्न आएगा अपने परिवेश को लेकर, टॉपिक ऐसा चुने कि आपके विद्यालय के क्षेत्र से रिलेटेड हो, आपके आसपास का हो, ताकि बच्चे वहां अवलोकन कर सके, सर्वे कर सके, प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र कर सके। तो इस प्रकार वो स्वतः प्रश्नों को हल करते हुए सीखने की विधि है। और प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान साथ ही जब उनका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है तो जैसे अभी बताया गया कि ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, कार्यशाला होती है। इसमें जिला स्तरीय कार्यशाला, राज्य स्तरीय, मतलब जिला स्तर एक प्रवेश द्वार है। और अगर हम जिला में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आगे के प्रवेश द्वार बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले जिला तक बच्चों को जरूर लाइए। जिला स्तरीय कार्यशाला में बच्चे जब शामिल होंगे, 2 आयु वर्ग बता दिया गया है, जूनियर और सीनियर वर्ग, 10 से 14 जूनियर और 14 से 17 सीनियर वर्ग। तो इस प्रकार बच्चे इसमें जरूर भाग लें, क्योंकि ये निश्चित ही बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है। मैं विगत 2002 से लगातार छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर प्रकार के बच्चों को लेकर प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, सर ने जैसे बताया कि ये 10 से 14 आयु वर्ग के केवल बच्चों के लिए है, स्टूडेंट, ड्रॉप आउट बच्चे, शाला त्यागी बच्चे सभी, क्योंकि हो सकता है हमारे विद्यालय के पास कोई ऐसा बच्चा जो साइकिल की पंचर की दुकान में काम कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिक दिशा में वो कार्य कर रहा है, तो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं और उन बच्चों को भी हम सामने ला सकते हैं। अच्छा, मार्गदर्शक शिक्षक भी विद्यालय के भी हों ऐसा भी नहीं है। हमको हमारे प्रोजेक्ट, अगर हम एरिया चयन कर लिए और लगता है इस एरिया में हमारे विद्यालय के बच्चे जा रहे हैं और वहाँ से भी कुछ पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जहाँ से कुछ बच्चों की जरूरत पड़ रही है हमको, तो हम बच्चे भी बदल कर ले सकते हैं। अपने विद्यालय से लीडर है तो उसका सदस्य साथी दूसरे विद्यालय का भी हो सकता है, पड़ोस का भी बच्चा हो सकता है। तो मार्गदर्शक शिक्षक भी विज्ञान का हो, ये भी बाध्यता नहीं है। बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि हम विज्ञान नहीं पढ़ाते तो हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि संस्कृत के टीचर, हिंदी के टीचर ने प्रोजेक्ट बनाया और राष्ट्रीय स्तर तक चयनित हुए। तो इसके लिए विषय शिक्षक का भी होना जरूरी नहीं है। अपने विषय, अपने विद्यालय के ही विद्यार्थी
हो या अपने विद्यालय का शिक्षक ही मार्गदर्शन करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी में बहुत अच्छी साइंस की अभिरुचि है और विद्यालय से अगर उसको मार्गदर्शन नहीं है, उसके पिताजी भी अगर उस फील्ड में हैं, तो मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में, अपने पिता हाउसवाइफ है माँ, उसको मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में ले सकते हैं। तो मतलब है कि मार्गदर्शक शिक्षक केवल विद्यालय का हो ऐसा नहीं है। और इस प्रकार हम प्रोजेक्ट तैयार करें। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मुझे उप विषय क्या है, सब थीम बाल वैज्ञानिक बताएंगे कि फोकल थीम, मुख्य थीम क्या है इस वर्ष का। जैसे सर ने कहा कि 2 साल तक चलता है, तो पिछले साल से चल रहा है। कौन सी थीम की बात हो रही है अभी? स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए परितंत्र को समझना, ये मुख्य विषय है जो 2022 और 23 के लिए निर्धारित है। और इसके अंतर्गत 5 सब थीम है। पहले सब थीम पर सर ने बताया, और दूसरा सब थीम आ जाता है स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए, स्वास्थ्य पोषण और कल्याण को बढ़ावा देना, फास्टरिंग हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलबींग। और जैसे इसमें शब्द आ रहा है स्वास्थ्य पोषण कल्याण, इसको बढ़ावा देना, तो ये तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। स्वास्थ्य पोषण और कल्याण ये तीनों शब्द ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? हम किसको स्वस्थ कहेंगे? जिसके शरीर में बीमारी की अनुपस्थिति हो, क्या वो स्वस्थ है? या जिसको कमजोरी है, बस कमजोरी की अनुपस्थिति है उसके शरीर में, तो क्या वो स्वस्थ है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य की परिभाषा हो जाती है कि शरीर में पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति स्वास्थ्य है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति या दुर्बलता की अनुपस्थिति। इसी को हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाती है। तो हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहने के लिए वो कोशिश भी करता है, लेकिन वर्तमान के इस आपाधापी के युग में अपने आप को स्वस्थ रखना भी एक चुनौती भरा है। तो इस तरफ हमको ध्यान केंद्रित करना है कि आज के परिवेश में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, क्या करें, क्योंकि मानव की उत्पत्ति के साथ ही उसको स्वस्थ रहने की जो चुनौती है वो झेलता आ रहा है। समाज की एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि पूरे मानव समुदाय को स्वस्थ रखें। और साथ में इसमें जनसंख्या के बढ़ती हुई जनसंख्या, वर्तमान में जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें हमारे शासन की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएं। तो इस उपकथानकों को ध्यान में रखकर इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो उपकथानक को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो स्वास्थ्य से, पोषण से रिलेटेड किस प्रकार के प्रोजेक्ट बनेंगे। चूंकि वो व्हाट्सएप के माध्यम से उस ग्रुप तैयार हो रहा है, उसमें इसके कुछ बिंदु जो अभी डिजिटली हम आपको शेयर करते हैं वो भी शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन हमेशा विषय चयन में बहुत सावधानी रखें। 10 नंबर होता है केवल विषय वस्तु के चयन पर ही। यदि जैसे यहाँ से बाल विज्ञान के जो गाइड पुस्तिका मिलती है, मार्गदर्शिका, उसमें भी बहुत सारे आइडिया रहते हैं। तो जस का तस उतार लेना या उपकथानक को भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उपकथानक में ही एक प्रोजेक्ट बन के आ जाता है। तो हालांकि मेहनत उसमें बहुत लगा होता है, बाल वैज्ञानिक का भी और गाइड टीचर का भी, लेकिन चूंकि वो उपकथानक की ही कॉपी होती है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना है। और मेरे ख्याल से अभी तक जितनी चर्चा चली 2-3 घंटे की, उसमें प्रोजेक्ट अभी हमको स्वास्थ्य पोषण एवं कल्याण को बढ़ावा देना, इस विषय पे यदि बनाना है तो एक सजेशन है कि एक टॉपिक, सरल सा टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जैसे ग्रामीण परिवेश में समृद्ध पोषण आहार। अगर हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां पर लोगों का पोषण का स्तर कैसा है, या वो उनकी खान पान, रहन सहन किस प्रकार का है, तो बाल वैज्ञानिक उस क्षेत्र का सर्वे कर, अवलोकन कर चार्ट तैयार कर सकते हैं। साथ ही वो चार्ट के माध्यम से आसपास के लोगों को, बढ़ते हुए बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को या दूध पिलाने वाली माताओं को चार्ट पोस्टर की सहायता से एक जागरूकता, पोषण से संबंधित जागरूकता भी दिया जा सकता है। और ये सारे कार्य आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से उसमें अपने फाइल में जरूर लगाइए। तो
ये अवलोकन करना है कि क्या हमारे क्षेत्र में के लोगों का खान पान रहन सहन सही है, और यदि सही है तो वो क्या केवल पेट भरने के लिए तो भोजन नहीं कर रहे हैं, क्या उनका भोजन बनाने का तरीका सही है? क्योंकि भोजन बनाने का तरीका सभी को मालूम है, कुछ गलत तरीके भी होते हैं। भोजन हमको कौन सी सब्जी को धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए, कब ढक के पकाना है, खुला पकाना है तो क्या नुकसान होगा। मतलब हम उसमें विषय वस्तु के अध्ययन पे ज़्यादा नहीं अभी समय देंगे, क्योंकि सभी साइंस के टीचर हैं, बाल वैज्ञानिक भी सब जानते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण कौन कौन से तत्व होते हैं और किस तत्व की सुरक्षा के लिए हमको क्या करना है। ये सारी बातें तो आपको पता चल ही जाएगा। तो हमको ये देखना है कि क्या उनका भोजन बनाने का तरीका सही है या नहीं। भोजन बनने के पश्चात भंडारण अगर वो करते हैं, इकट्ठा रखते हैं, तो क्या वो सही है कि नहीं। साथ में अधिक समय तक खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कीटनाशक या जैविक नाशक, कीटनाशक नहीं कहेंगे, सूक्ष्म जैव नाशक वस्तु का या कोई अन्य विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसमें क्या विज्ञान है उस पर भी सोचा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार छोटी सी छोटी बातों को भी अगर हम गहन रूप से सोचें तो एक चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें बाल विज्ञान क्या कहता है कि भले ही हमारे बाल वैज्ञानिक अपने एक समस्या के समाधान के पश्चात कोई रिजल्ट तक ना पहुंचे, माने उसका सॉल्यूशन पूरा ना निकाल पाए, ऐसा संभव हो सकता है कि उनको कोई किसी समस्या का पूरा हल ना मिले। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस हद तक कार्य हुआ है वो कार्य वैज्ञानिक विधि से होना चाहिए। तब जूरी मेंबर संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, बहुत बड़ा समस्या है अगर आपके इस विद्यालय के आसपास क्षेत्र में, जिसका हल हमारे बाल वैज्ञानिक नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन वो जहां तक भी कार्य किए हैं वो कार्य करने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए, तो माना जाएगा कि उनका प्रोजेक्ट सही है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही इस विषय पे और प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, जैसे अभी चल रहा है बहुत अधिक जंक फूड। बच्चे बताएंगे जंक फूड क्या होता है? हाँ, बहुत पसंद होगा आपको भी। हाँ, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मैगी, है ना, ये आजकल के बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। और साथ में हमारे शहरी क्षेत्र के विद्यालय में, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ, मतलब ये शहरी क्षेत्र में और अधिक थोड़ी समस्या है ऐसा लगता है। ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि उनका जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, उतना एनर्जी मतलब वो यूज हो जा रहा है, या फिर वहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं होता, और शहर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, जंक फूड और मोटापा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो उसके द्वारा बाल वैज्ञानिक सर्वे के माध्यम से, या बच्चे प्रतिदिन अपने विद्यालय में भी सर्वे एक छोटा सा किया जा सकता है बच्चों का खान पान के आधार पर। तो इस पे एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है। चार्ट, पोस्टर, ग्राफ आदि की सहायता से लोगों में जागरूकता भी बनाई जा सकती है। जानकारी तो बहुत सारे नेट पे मिल ही जाएंगे, जंक फूड क्या है, क्या नुकसान है, क्या क्या वो पैकेट में किस तरह भरा जाता है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी नेट से। तो इस पे बनाया जा सकता है। दूसरा है स्थानीय मौसमी फल और सब्जियां, इसके पोषण वैल्यू। स्थानीय मौसमी फल, स्थानीय मतलब हमारे क्षेत्र में ही कभी कभी बहुत अच्छे फल सब्जी उपलब्ध है, लेकिन हम उसका मोल नहीं समझते। जैसे तेंदू का सीजन आता है, और गर्मी में क्या जामुन है ना, गिर के वो खराब होते रहता है। बहुत जगह देखती हूँ मैं, गांव क्षेत्र में भी आसपास में, अगर जामुन का पेड़ है, पेड़ से गिर के पक के वो जमीन में दाग और खराब हो जाता है, लेकिन उस पोषक तत्व तो कितना अधिक होता है उसमें। तो इस प्रकार इन फलों की तरफ समाज का ध्यान जाए। ये नहीं कि हम बहुत महंगे फल बाजार से खरीद के लाएं, तेंदू है तो इधर चीकू बाजार में मिल जा रहा है। तो इस तरह इस पे भी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इस विषय को लेकर कि भोजन संबंधी भ्रांतियां समाज में। मैं ज्यादा विषय के गहराई पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि समय को भी हमको ध्यान रखना है। 5 उपकथानक है, क्योंकि उस सब्जेक्टिव नॉलेज तो हमको किताबों से मिल ही जाता है। तो भोजन संबंधी भ्रांतियां, मिथक या वास्तविकता क्या है, इस पे एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है। जैसे भोजन संबंधी भ्रांतियां क्या है कि दही मत खाओ सर्दी हो जाएगी, केला मत खाओ, बच्चों को केला मत दो सर्दी हो जाती है।
इस तरह कहते हैं ना घर में, दूध में बॉर्नविटा डाल के ही बच्चा पिएगा तो दूध पिएगा, सादा दूध नहीं पिलाना है। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां, तो उसका हम एक चार्ट बना सकते हैं, सर्वे, मतलब ये चीज बच्चे पता लगा सकते हैं उसको कलमबद्ध करते हुए। तो भ्रांतियां क्या है और उसका निराकरण, वहां पे सत्य क्या है वो भी हमको लोगों को बताना है, उसका वैज्ञानिक कारण भी बताना है, मतलब अंधविश्वास है उसको दूर भी करना है। जैसे एक भ्रांति है, वसा बिल्कुल तेल घी खाना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, वसा नहीं खाना है, जबकि हमको मालूम है कि भोजन के 5 महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ना, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और कार्बोहाइड्रेट वसा से हमको ऊर्जा मिलती है। तो वसा अधिक कैलोरी देने वाला ऊर्जा का तत्व है, लेकिन उसको बिल्कुल निग्लेक्ट करना, अनदेखा करना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक घातक है। तो ये एक मिथक है, समाज में भ्रांति है कि तेल घी चिकनाई वाले पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है, कुछ लोग बिल्कुल उससे दूर रहते हैं, तो उसको दूर किया जा सकता है। दूसरी एक भ्रांति है कि मोटापा कम करने के लिए कम खाओ। बहुत लोग डाइटिंग पे रहते हैं, और डाइटिंग पे रहेंगे तो केवल सलाद, फल खा के, या भूख लग रही है तो पानी पी पी के थोड़ा अपना समय निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, क्या हो जाएगा, इससे हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो मोटापा यदि कम करना है तो कम खाएं, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे जितने भी भ्रांतियां हैं समाज में, जो भ्रांतियां व्याप्त है, उनको दूर करने के लिए भी बाल वैज्ञानिक कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको आसपास के परिवेश से ही टॉपिक ढूंढना है, और टॉपिक ढूंढने के लिए कोई कहीं से ऐसा किस विषय पे बनाया ऐसा नहीं, क्योंकि आपका विद्यालय जहाँ पे है वहीं से आपको टॉपिक पता चल जाएगा। जैसे मेरा स्कूल है जूना बिलासपुर, मैं नदी के किनारे मेरा विद्यालय है, शनिचरी बाजार भरता है, वहां पे मछली का बड़ा सा मार्केट है, बाजार से ढेर सारा कचरा निकलता है, तो मेरा दिमाग तो वहीं वहीं घूमेगा ना, और मेरे बाल वैज्ञानिक को भी यदि मैं बोलूंगी तो वो भी वही सोचेंगे। तो आपको करना क्या है, आपका विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है उस क्षेत्र से संबंधित यदि समस्याएं, जरूरी नहीं है कि हम समस्याएं ही ढूंढें, कभी कभी कहीं कोई बहुत अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको भी, और लोगों को, अन्य लोगों को पता नहीं है तो उसको भी सामने लाया जा सकता है। तो विषय के चयन पे बहुत सावधानी रखना है। विषय का चयन 10 नंबर होता है इस पे। तो और विषय चयन करने के बाद क्या करना है, हमको जो 5 उपकथानक दिए गए हैं, जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि 5वां उपकथानक जिसमें तकनीकी नवाचार वाला है ना, तकनीकी नवाचार का स्वास्थ्य और कल्याण, इस पे एक थीम दिया, सब थीम दिया हुआ है। तो इसको पूरा तरह अवॉइड करें ऐसा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब वो है 5 थीम है, शासन से दिया गया है, तो उस पे भी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कह रहा है कि कोई क्रियाशील मॉडल ना हो, वर्किंग मॉडल नहीं लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए 4 पोस्टर का उपयोग करना, वीडियो करना है, LCD प्रोजेक्टर का उपयोग होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए, ये आपके प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने के लिए इस मॉडल की आवश्यकता जरूर है, मतलब उसके बिना हमारा प्रोजेक्ट अधूरा है, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, तो आप उसका छोटा सा एक वीडियो क्लिप तैयार करके वहां पे जूरी मेंबर को संतुष्ट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं उसको। लेकिन बड़ा सा मॉडल लेके हम टेबल पे रखेंगे तो पहले ही थोड़ी निगेटिव आ जाता है, क्योंकि बार बार बोला जाता है राष्ट्रीय बाल विज्ञान ना तो सर्वे है, ना तो लेख की तरह विवेचना है, और ना ही कोई क्रियाशील मॉडल है। ये है क्या, प्रश्नों को हल करते हुए सीखने की विधि है। और हमारे बाल वैज्ञानिक जहां तक भी, जिस स्तर पर भी कार्य करें, उनका कार्य करने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब केवल अंदाज में, हाँ, जैसे कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा, 8 मिनट का प्रेजेंटेशन का टाइम होता है और 2 मिनट का क्वेश्चन जूरी मेंबर के द्वारा पूछा जाता है। तो वो तो पर्टिकुलर आंकड़े चाहते हैं ना आपसे प्रश्नों के जवाब में, आपने क्या किया, कितने लोगों के, तो बहुत बार ऐसा जवाब मिलता है, हाँ लगभग, हाँ इतना हुआ, मतलब अंदाज वाली बात। तो विज्ञान ये नहीं कहता, बाल विज्ञान का उद्देश्य बस बच्चे 10 से 17 आयु वर्ग के बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से ये इसका जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। 5 सब थीम है, सब थीम के अंतर्गत हमको विषय चुनना है। अभी जैसे 2023 अभी खाद्य एवं पोषण कल्याण को बढ़ावा देना, दूसरे सब थीम पे बात कर रहे हैं हम। तो अभी 2023 किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, बाल वैज्ञानिक बताएंगे? मिलेट ईयर।
तो कितना अच्छा नया टॉपिक, लेकिन अब उसको जस के तस ले आएंगे मिलेट पे हमने प्रोजेक्ट बनाया करके। तो हो सकता है बहुत सारे जब जिले से सेलेक्ट होकर राज्य में जाएंगे तो वहां पे और भी दूसरे जिले से आए हों, क्योंकि मिलेट ईयर चल रहा है। तो उसको आपको सोचना है कि आपके क्षेत्र में क्या रागी की पैदावार हो रही है तो किसान उसको किस ढंग से संरक्षित करके रखता है। मिलेट में रागी, ज्वार, बाजरा, बहुत सारे मोटे अनाज आते हैं और ये साथ में कम पानी में आसानी से उग जाता है। इसके प्रोडक्शन के लिए किसान को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती। तो इस पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, चूंकि 2023 मिलेट वर्ष है तो, लेकिन आप बस डायरेक्ट मिलेट पे जागरूकता के लिए एक प्रोजेक्ट का थीम, उसका टॉपिक दे दिए कि मिलेट के बारे में हम बता रहे हैं, तो शायद थोड़े से नंबर कम हो जाए, ऐसा मेरे को लगता है। तो आप चुन लीजिए, उस जगह को चुन लीजिए। कुछ किसानों से आप सर्वे भी करिए, उनके नाम को भी अपने प्रोजेक्ट फाइल में डालिए, पर्टिकुलर कुछ अनाज के नाम लिखिए। उसको आप चूंकि लाना नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हमको टेबल में ऐसा बहुत सारे सामग्री को फैलाना नहीं होता प्रेजेंटेशन के दौरान, क्योंकि टाइम लिमिट होती है। 6 से 8 मिनट में बाल वैज्ञानिक को अपने 4 पोस्टर, न 3 न 5, ये ध्यान रखना है, 4 पोस्टर। 2 साल पहले ये देखने को आया था कि जब 4 पोस्टर बोला गया तो कुछ बाल वैज्ञानिक क्या किए, 2-2 पोस्टर को जोड़ के, मतलब साइज उसका 8 के बराबर बन गया। उनको ज्यादा स्थान चाहिए था बोलने के लिए, तो क्या किए, 2 पोस्टर को एक के नीचे एक जोड़ दिए, जो पोस्टर साइज मिलता है मार्केट में, और इस तरह वो 4 बना दिए। तो ये भी ध्यान रखना है, जो पोस्टर का साइज है, स्टैंडर्ड साइज मार्केट में जो आता है 55 सेंटीमीटर इंटू 70 वाला जो स्टैंडर्ड साइज आता है, उसके 4 पोस्टर चाहिए, न 3 न 5। 3 रखे तो भी उनके दिमाग में आएगा कि अरे चौथा ही हो सकता है, इनको टाइम नहीं मिला या मैटर नहीं है इसलिए नहीं बनाया। 5 बनाएंगे तो ये लगेगा कि ये नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, 4 पोस्टर ही रखना है। पोस्टर में पहला पोस्टर तो आपका मुख्य थीम और सब थीम और साथ में विषय जो आपने चुना है, और आपके मेंबर, ग्रुप लीडर और मेंबर का नाम, गाइड टीचर का नाम, इसी में खत्म हो जाता है वो जो साइज है वो। और साथ में उसको अट्रैक्टिव बनाना है तो एक आध फोटोग्राफ आप सुंदर सा लगा सकते हो उसमें। दूसरे पोस्टर में आप मेथोडोलॉजी, जो जिस विधि से कार्य कर रहे हैं, इसके सबके बारे में अभी सर बहुत विस्तार से बताए हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है तो निश्चित ही आपका पोस्टर जरूर सेलेक्ट होगा। मेरे को राष्ट्रीय बाल विज्ञान इसलिए भी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी हमारे उद्देश्य को पूरा करता है। हम शिक्षक हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर क्षेत्र में कामयाब हो। मैं विगत 2002 क्या 99-98 से प्रोजेक्ट बना रही हूँ और अब तक करीब 16-17 प्रोजेक्ट चयन हो चुका है। अच्छा, उसमें एक और बात बतानी है कि जब राज्य के लिए चयनित होते हैं, जिला तो 5 जाते हैं, ये पता चल गया है सबको, 2 सीनियर और 3 सीनियर और 2 जूनियर, है ना। फिर राज्य से चयन होके जब वो नेशनल स्तर के लिए जाते हैं, राज्य से जब चयन होता है तो उसमें जो टॉप का प्रोजेक्ट होता है, सीनियर में से एक टॉप और एक जूनियर में से एक टॉप, उसके दूसरे बाल वैज्ञानिक को भी नेशनल में जाने का अवसर मिलता है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, क्योंकि दोनों बाल वैज्ञानिक नेशनल में जाते हैं। वो कहलाता है इंडियन साइंस कांग्रेस। हमारे विद्यालय से 4 बच्चे 4 साल तक इंडियन साइंस कांग्रेस में जा चुके हैं। तो मतलब वो उनका प्रोजेक्ट नेशनल में स्टेट में फर्स्ट आया। तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में ना सबसे पहले बात ये रखना है कि उनकी कि नहीं मैं नहीं कर सकता, या बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आते हैं जब इंग्लिश मीडियम में फर्राटेदार प्रेजेंटेशन चालू होता है तो हमारे बेचारे छोटे से स्कूल वाले बच्चे थोड़े से नर्वस होने लगते हैं, मैडम उन लोग तो बहुत सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बता पाऊंगी कि नहीं। तो वो उनका विश्वास को बनाए रखना है, उनको समझाना है कि नॉलेज तो पूरा है, हम बच्चों को पूरा दे चुके हैं। तो जब वो प्रेजेंटेशन देने जाए तो बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, अपनी बात को बिल्कुल तन्मयता से अच्छे से रखें, तो निश्चित ही वो जिला स्तर से सेलेक्ट होंगे, राज्य से सेलेक्ट होंगे और राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे। क्योंकि टैलेंट की कमी किसी विद्यालय में नहीं है, चाहे आप कोने का स्कूल लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र का लीजिए। क्योंकि मेरे 30 साल हो गए अध्यापन कराते हैं और 30 साल में 5-7 स्कूल में मैं तो यही अभी तक जिस संस्था में गई हूँ, हर संस्था से नेशनल में बच्चे गए हैं। चाहे मैं यूडीटी थी, वहां से जब शुरू हुए, फिर यूडीटी से हेडमास्टर बन के जब दूसरे विद्यालय में पहुंचे तो वहां से शुरू कर दिए। मतलब टैलेंट मेरे को हर जगह मिल ही जाता है। मिडिल स्कूल जूना बिलासपुर में पिछले सत्र ही आना हुआ, आते ही चूंकि अपना पदभार ग्रहण करते समय ही एक सोचे थे कि हमारा विद्यालय एक ऐसा स्थान बने जहाँ प्रतिभाओं को वास्तविक अर्थों में तराशा जाए।
और तराशने से बहुत सारे हम अपने आप उद्देश्य प्राप्ति हो जाता है। और तराशने के लिए करना क्या है, अपना अध्यापन कार्य तो हम करा ही रहे हैं, अपने विषय का ज्ञान दे ही रहे हैं, छोटी छोटी बातों को बस ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। क्या ध्यान रखना है, बच्चों में भाषाई कौशल। हमको सरकारी स्कूल के बच्चों टीचर को ये विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों में भाषाई कौशल बढ़े। अब भाषाई कौशल कैसे बढ़ेगा, उनमें मौलिक लेखन क्षमता, या चित्रों पर चर्चा, या चित्र देखो, कहानी लिखो, चित्र पर कविता लिखो, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग करते ही रहते हैं, लगभग सभी विद्यालय करते हैं, सप्ताह में करते ही रहते हैं। तो ये सबसे बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। करने से क्या होता है कि बच्चे में मतलब जब वो अपने अनुभव सुनाता है, उससे जब बातचीत करते हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में कहता है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इसका जो परिणाम होता है वो यहाँ पे काम आता है, बाल विज्ञान में काम आता है। इसका जो परिणाम होता है वो इतना सुखद होता है कि वो बच्चे फिर मंच में जाना, माइक पे बोलना, ग्रुप डिस्कशन, वाद विवाद, भाषण, सारे प्रतियोगिताओं में फिर आगे होने लगते हैं। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान चूंकि एक इतनी अच्छी प्रतियोगिता नहीं, कार्यशाला है, इसमें अगर हम बच्चों को वंचित कर रहे हैं या प्रोजेक्ट सबमिट में, आप जरूर लाइए जिला तक। बच्चे जब जिला तक भी आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिला तक आएंगे, तो बहुत सारी बातें यहाँ से सीख के जाएंगे। हारेंगे बिल्कुल नहीं, जीतेंगे या सीखेंगे। तो बाल विज्ञान का जो उद्देश्य है वैज्ञानिक अभिरुचि को जागृत करना, वो तो होगा ही, उसके साथ ही समाज को कुछ देना। समाज के लिए बाल वैज्ञानिक जब प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो होता क्या है, समाज हमसे जुड़ता जाता है और उसका फायदा भी विद्यालय को मिलता है। क्योंकि बच्चे प्रोजेक्ट सर्वे करने निकले तो हम निश्चित है हम अकेले तो भेज नहीं देंगे बच्चों को, गाइड टीचर साथ में होंगे, या हमको जहाँ से सहयोग मिल सकता है कोई ना कोई साथ में जरूर होगा। तो हम उस विषय पे समाज में जाके बात करेंगे, समुदाय से बात करेंगे, बताएंगे कि हमारे बच्चा ऐसा इस पे शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है ना। जैसे बड़े लोग PhD करते हैं, उसी तरह हमारे ये 10 से 17 आयु वर्ग के बच्चे रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। तो समाज में कितना अच्छा असर होगा कि अरे ये स्कूल के बच्चे मोहल्ले मोहल्ले में घूम के ये प्रश्नावली लेके आ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और कल को कहीं जिला स्तर में प्रस्तुत होगा, फिर जिला से राज्य में गए, तो समाज हमसे जुड़ जाता है और इसका फायदा निश्चित ही विद्यालय को मिलता है। तो मैं बस 30 साल से यही जानती हूँ कि एक छोटा सा मंत्र है, अपने स्कूल को आगे बढ़ाना है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस 4 स्तर पे काम करना है, स्वयं, समुदाय, संसाधन और प्रशासन। चौथे लास्ट में मैं प्रशासन को रखी। पहला स्तर स्वयं, यदि हम स्वयं कार्य करेंगे तो क्या होगा, समुदाय हमसे जुड़ेगा, और जब समुदाय जुड़ेगा तो संसाधन बढ़ेंगे विद्यालय में। जब हम उस प्रयोग करने के लिए, प्रश्नावली करने के लिए, हल करने के लिए या अवलोकन के लिए छात्र बाल वैज्ञानिक को ले जाएंगे समाज के बीच, तो विद्यालय में संसाधन बढ़े, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत होगी, उससे निश्चित है वो कुछ न कुछ आपके विद्यालय को जरूर देंगे। मेरे को तो मिलता है ना, हर साल मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। मतलब जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, पेपर में बड़ा बड़ा फोटो छपता है कि हाँ अमुक विद्यालय का बच्चा जापान जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे सेलेक्ट हो गया, तो कोई उसके लिए ब्लेजर बनवा दिया, कोई बैग खरीद के दे दिया, कोई जूता मोजा सारा चीज उपलब्ध करा देता है। साथ में विद्यालय के लिए भी, मैडम हम आपके स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हैं, बताइए क्या करें। तो कोई अपना जन्मदिन हमारे विद्यालय में मनाकर प्रोजेक्टर उपहार में दे रहे हैं, पंखे लगवा रहे हैं। तो इस तरह तीसरा स्तर आता है संसाधन। पहला क्या था, स्वयं, समुदाय, संसाधन, और जब ये बढ़ेगा तब जाके शासन का ध्यान हमारी ओर आएगा। शुरू में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, है ना। तो चौथा स्तर आ जाता है शासन। हम क्या करते हैं, जो आखिरी स्तर है चौथा, सीधा वहां पे चले जाते हैं कि सरकार हमारे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पानी टपक रहा है, या ये बैठाने की जगह नहीं है, सीधा चौथे स्तर की बात करते हैं। जबकि हमको स्वयं से शुरुआत करेंगे, समुदाय हमसे जुड़ेगा, विद्यालय में संसाधन बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेगा तो समुदाय, शासन का, प्रशासन का ध्यान हमारी ओर जाएगा, और इसका फायदा फिर हमारे विद्यालय को बहुत अच्छे से होने लगता है। और बच्चे टैलेंट कहीं कमी नहीं है, चाहे छोटा सा 3 कमरे का स्कूल हो कि बड़े बड़े परिसर हो। क्योंकि मेरा विद्यालय, मैं हमेशा मेरा बोलती हूँ, मेरा, मैं मालिक हूँ, क्योंकि ये भाव भी गीजू भाई हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनकी किताब है दीवा स्वप्न, है ना। तो हम अगर अपने आप को विद्यालय का मालिक माने तो उसके टूट फूट उन बच्चों को थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा है तो हमको दर्द होगा, जिस तरह घर में होता है।
थोड़ा सा टेबल का पाया टूट जाए तो घर में चोट पहुंचती न। तो उसी प्रकार विद्यालय के हम मालिक हैं, ये सोच रखें हमारा विद्यालय निश्चित ही आगे बढ़ेगा, और जब विद्यालय आगे बढ़ेगा तो ऊपर वाले का प्रसाद मिलता है। तो सर बार बार जो बता रहे हैं ना कि ऐसा है हुआ वैसा हुआ, बच्ची जापान गई वो गई, या ये उसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि ये नहीं जानते थे हम कुछ, बस एक जुनून है काम करने का। और वो बच्चे जो ट्रेन नहीं देखे होते हैं, कभी गाँव से बाहर नहीं निकले होते हैं, ऐसे बच्चे जब ट्रेन में AC फर्स्ट क्लास AC सेकंड क्लास सफर करके अब्दुल कलाम जी से मिले, हमारे राष्ट्रपति जी से मिल के आते हैं, तो जब वहां से आने के बाद वो अपना अनुभव सुनाते हैं, तो वही अनुभव हमको और अधिक जुनून बढ़ा देता है, ये थकने नहीं देता। इसलिए हर साल फिर नए बच्चों को लेकर काम पे लग जाते हैं। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एक बहुत अच्छा मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रसार का एक अच्छा आयोजन है। इसमें जरूर भाग लीजिए, सभी विद्यालय में अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाइए। जैसे प्रोजेक्ट का अभी सबमिट करने का जो सर टाइम बता रहे हैं, फॉर्मेट A भरना है, एक टॉपिक चयन करना है। चूंकि ये तो 2023 दूसरा साल चल रहा है, तो टॉपिक चयन करना और सरल हो गया है। पिछले साल में अगर आप टॉपिक लेकर आए थे, हो सकता है कुछ कमी रह गई होगी, जिला से वो राज्य के लिए चयनित नहीं हुआ, तो फिर से उसमें कुछ जो कमी रह गई होगी उसको सुधार करके एक नया टॉपिक आप उसको नए रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अवसर है, 2023 रिपीट है उसी विषय को लेकर। तो ये इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे तो बाल वैज्ञानिक को तो लाभ होता ही है, हमारे मार्गदर्शक शिक्षकों को भी बहुत लाभ होता है इससे, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जरूर राष्ट्रीय बाल विज्ञान में अपने प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण के लिए जरूर आएँ। जिला स्तर में हम फिर से मिलेंगे, प्रवेश द्वार है ये जिला स्तर, यहाँ फिर से आप और हम सबकी मुलाकात होगी। धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते